की रायपुर से खबर, जहां सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन होने जा रहा है। आज बेरोजगारी समेत कई अलग अलग मुद्दों पर हथियार बनाकर आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में 3000 पुतलों का दहन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे 3 की संख्या में मिलकर ये पुतला जलाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से ही ये प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हम रुक करेंगे। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, जरा बताइए, सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन बीजेपी और बीजेवाईएम करने जा रही हैं, क्या है इसका मेन मकसद? लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। एक बार फिर हम उनसे संपर्क करेंगे। और फिलहाल देखिए, जो नाराजगी है यहाँ पर बीजेपी की, भारतीय जनता युवा मोर्चा की, वो बताया जा रहा है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इस मसले पर सरकार के खिलाफ बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस मसले पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यकर्ता घर से ही प्रदर्शन करेंगे। हम रुक करेंगे। एक बार फिर धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, जरा बताइए, जो बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या है इसका मकसद? देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। 2500 रुपए सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद 1.5 साल बाद भी ये वादा पूरा हुआ है। और बेरोजगारी को लेकर के पिछले दिनों युवा मोर्चा ने प्रदर्शन भी किया था। एक युवक के रायपुर में आत्मदाह करने की कोशिश के बाद भारतीय जनता मोर्चा इस मुद्दे को लेकर के सक्रिय हुई है। और आज पूरे प्रदेश में 3 कार्यकर्ता मिलकर पुतला जलाएंगे। इस तरीके से 3000 पुतले जलाने का कार्यक्रम तय किया है। 3 बजे दोपहर का वक्त इसके लिए किया गया है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन करेंगे। और रोजगारी भत्ता देने की मांग या रोजगार देने की मांग सरकार से की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी जाएगी। इससे पहले कोरोना संकट की वजह से सरकार ने खर्च बचाने के लिए जुलाई में मिलने वाले इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी थी। इस फैसले पर यू टर्न लेकर सरकार ने साफ किया है कि 1 जुलाई की तारीख से गणना करते हुए कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा। अब इसकी वजह से राजकीय खजाने पर करीब 550 करोड़ रुपए सालाना खर्च आने की संभावना है। हम रुक करेंगे। फिलहाल प्रशांत गजभी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला मान सकते हैं सरकार का कि अब इससे सीधा फायदा कर्मचारियों को भी होगा, क्योंकि राशि का भुगतान अब होने जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से जुलाई के इंक्रीमेंट को रोका गया था, उसके बाद सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने भी घेरने का प्रयास किया था। लेकिन साथ ही साथ बड़ा मुद्दा ये बन गया था कि सरकारी कर्मचारियों का भी विरोध जो है झेलना पड़ रहा था सरकार को, जिसको लेकर कल एक बड़ा फैसला किया है सरकार ने। और अपने ही फैसले पर यू टर्न लेते हुए जो वेतन वृद्धि को रोक लगा दी गई थी जुलाई के, उसको अब बढ़ाने की बात कर दी गई है। और साथ ही साथ इस पर जो है 3 लाख से अधिक जो कर्मचारी है सरकारी, उनको सीधा फायदा मिलेगा। और उनके जो वेतन वृद्धि का जो जुलाई में रोका गया था, उसको जो है एरियर्स के रूप में 6 महीने बाद जो है उसको देने की बात कही है। और साथ ही साथ जो कोरोना संकट काल है, कोरोना संकट काल के बीच खर्च को बचाने की बात कहते हुए सरकार ने इस फैसले को लिया था। लेकिन जिसके बाद लगातार जो है सरकारी कर्मचारी का विरोध देखने को मिला। और वही जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी ये प्रयास किया था कि इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाए। तो अब जो है सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। और अब अपने ही फैसले पर यू टर्न लेते हुए एक फैसला लिया, जिसमें अब वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी। और जुलाई का जो वेतन वृद्धि होना था, वो अब जो है आदेश कर दिया गया है कि उसको वेतन वृद्धि किया जाए। और जिसपे अब जो है सरकार को कहीं ना कहीं और छत्तीसगढ़ को इसमें लगभग 550 करोड़ का अति भार पड़ेगा। और यही एक खर्च जो बता रही थी सरकार की, इस खर्च के कारण जो है कोरोना संकट काल है। और कोरोना संकट काल में लगातार जो है चीजों को कोरोना संक्रमण
संक्रमित व्यक्तियों को बचाने और कोरोना से प्रदेश को मुक्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उस पर काफी खर्च हो रहे थे, उसको लेकर जो है ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब सरकार ने अपने ही फैसले पर यू टर्न लेते हुए ये फैसला लिया है कल की ये वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी और 3 लाख से अधिक जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको अब ये इसका फायदा मिलेगा और इस बात को लेकर अधिकारी कर्मचारी वर्ग में काफी राहत है। चलिए, फिलहाल ये एक अच्छी खबर है अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए प्रशांत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद राजनीति गरमाने लगी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए शाराना अंदाज में निशाना साधा और लिखा कि भले कहते रहो कि तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे माथे का पसीना हकीकत का बयां है। दरअसल दिल्ली के लुटियन जोन स्थित लोधी एस्टेट के सरकारी बंगले को केंद्र सरकार ने वापस लेने का नोटिस प्रियंका गांधी को भेजा है। केंद्र सरकार का कहना है कि एसपीजी सिक्योरिटी मिलने की वजह से उनको ये बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन अब सुरक्षा वापस ले ली गई है। ऐसे में यह बंगला 1 महीने से खाली करना होगा। 1 महीने में उन्हें खाली करना होगा। इधर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रियंका को यह बंगला अलॉट किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के पूर्व किए गए वादों और उनके पूरा नहीं होने पर सवाल पूछे हैं। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए शायराना तरीके से निशाना साधा है। रमन सिंह ने पूछा है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो गंगा जल वाली कसम, वो नवा छत्तीसगढ़ का इरादा। सत्ता मिलते ही युवाओं को दरकिनार करने वाले मुखिया भूपेश बघेल ने सिर्फ शराबियों से गुप्त वादा निभाया है। राहुल गांधी के प्रिय मुखिया सत्ता प्राप्ति के बाद तन मन समर्पण से शराब बिक्री में लगे हुए हैं। रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुराने ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के खाली पड़े 60,000 पदों और लेक्चरर के 13,000 पदों पर भर्ती पर सवाल किया गया था। सत्ता में भागीदारी की बाट जो रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का इंतजार जल्द खत्म होगा। निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर सीएम हाउस में मैराथन मंथन हुआ। अब माना जा रहा है कि सूची तैयार है, जिसे हाईकमान को भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। निगम मंडल के लिए मैराथन मंथन, सूची तैयार, थोड़ा और इंतजार, हाईकमान की लगेगी मुहर, सत्ता में बनेंगे भागीदार। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से इंतजार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म होने को है। पार्टी ने निगम मंडलों में नियुक्ति का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। नामों की सूची को अंतिम रूप देने मुख्यमंत्री निवास में वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी को साधने वरिष्ठ विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को भी बुलाया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तय फार्मूले के आधार पर सरकार 20 निगम मंडलों के साथ 11 संसदीय सचिव बनाने जा रही है, जिसमें नए विधायकों को मौका दिया जाएगा। निगमों में सामाजिक नेताओं के साथ जन संगठनों से जुड़े नेताओं को भी जगह मिलेगी। देखिए, उस दिन पुनिया जी आए थे, उस समय मीटिंग हुई थी। आज फिर सभी सीनियर लोगों के साथ बैठ रहे हैं, रायशुमारी करेंगे, उसके बाद हाईकमान से अनुमति लेंगे, उसके बाद डिक्लेयर होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। कांग्रेस की इस कवायद को बीजेपी ने अपनी उधेड़-बुन बताकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस सरकार को कोरोना महामारी की बजाय अपने कुनबे की ज्यादा चिंता है। देखिए, निगम मंडल बनाना इनका अपना, सरकार का अपना विषय है कि वो कैसे बनाए, किन लोगों को बनाए, कहाँ पे बैठाए, ये सरकार का काम है। लेकिन ठीक है, इनके कार्यकर्ता भी अब बहुत ज़्यादा हताश निराश हो गए हैं। पुनिया जी आते हैं, चल देते हैं, फिर पेपर में छपता है, टीवी में देखते हैं, नया कपड़ा सिलाते हैं, फिर उसको पेटी में रख देते हैं। तो ये क्रम चलता रहेगा, कोई बहुत उसके अंदर विशेष बात नहीं है। 15 साल बाद कांग्रेस को सत्तासीन करने में योगदान देने वाले नेता पिछले 1.5 साल से सत्ता में भागीदारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक चुनाव और कोरोना महामारी के कारण नियुक्ति टलने से नेताओं में असंतोष की खाई गहरी होती जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समय रहते भांप लिया। अब मैराथन मंथन के बाद सूची तैयार है। नियुक्ति होने में आने वाले दिनों में बस आला कमान की मुहर का इंतजार रहेगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के हृदय स्थल में 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का गुरुवार को लोकार्पण करने पहुंचे। इसके साथ ही शहर के लोगों को एक बढ़िया वन औषधियों से भरा गार्डन मिल गया। भूपेश बघेल ने यहां सफेद चंदन का पौधा भी लगाया। इस गार्डन को बनाने में 11 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए खर्च कर 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ घूम कर इसका जायजा भी लिया। यहाँ पर निर्माण की वजह से प्रभावित दुकानदारों के साथ न्याय करने की भी उन्होंने बात कही। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए ऑक्सीजोन में 3 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पाथवे और पगडंडियां तैयार की गई है। इसके अलावा यहाँ 2 वाटर बॉडी हैं, जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित की गई है। बारिश का पानी चैनल से होकर इसमें इकट्ठा होता है और इससे पौधों की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ वाटरफॉल भी बनाया गया है। वहीं बांस निर्मित 8 पकौड़ा और जगह जगह छोटी चट्टानों पत्थरों से संरचनाएं भी तैयार की गई हैं। इतना ही नहीं, सेल्फी जोन भी बनाया गया है और खास बात यह है कि यहाँ 503 पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया है और पार्किंग, पाथवे, वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया। ऑक्सीजोन का आज लोकार्पण हुआ। शहर के लोगों की इसकी प्रतीक्षा थी। आज वो प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह, और हमारे जंगलों में जो मिलने वाले पेड़ पौधे हैं उनका भी यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। पुराने पेड़ को भी जैसे थे वैसे ही रखा गया है, किसी पेड़ को काटा नहीं गया। पाथवे बनाया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी पेश हुए। बार काउंसिल के सचिव मल्लिका बल की गिरफ्तारी के खिलाफ पेश अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान डीजीपी ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी में गलती होने की बात स्वीकारी और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करने की अंडरटेकिंग दी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया। दरअसल 2014 में छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव हुआ था, जिसमें मतपत्रों की गिनती के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने मतपत्रों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने के निर्देश दिए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शिकायतों की जांच के बाद मतपत्रों से कोई टैंपरिंग नहीं किए जाने की रिपोर्ट दी। फिर भी इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने बार काउंसिल सचिव मल्लिका बल को बीते दिनों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने माना कि पुलिस से गलती हुई। उन्होंने आगे कहा कि अब इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले को खात्मा खारिज के लिए भेजा जाएगा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी ओपी गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने शासन से 2 हफ्ते में केस डायरी तलब की। बता दें कि घर में काम करने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने का आरोप ओपी गुप्ता पर लगा था। मामले में पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया था, जिसमें नाबालिग के गर्भपात होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से ही केस दर्ज कर आधी रात गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। मामले में उनकी पत्नी कमला गुप्ता को फरवरी में अंतरिम जमानत हाईकोर्ट ने दे दी थी। अब मामले में 2 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। जांजगीर में रेत माफियाओं ने बुधवार रात एसडीएम मेनका प्रधान और नायब तहसीलदार प्रकाश साहू को जान से मारने की कोशिश की। अवैध रेत से भरे हाईवा एसडीएम के कार को टक्कर मारकर फरार हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में एसडीएम और अधिकारियों को चोट नहीं आई, लेकिन उनकी कार को नुकसान पहुंचा है। दरअसल बुधवार रात को मुखबिर की सूचना पर अमुदा और दहिदा क्षेत्र में एसडीएम टीम के साथ कार्रवाई करने पहुंचे। यहां 9 ट्रैक्टर, 4 हाईवा और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। इसी दौरान तेजी से आ रहे हाईवा ने उनकी कार को टक्कर मार दी। तो सूचना मिलने पर मैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार जांजगीर की पूरी टीम और पुलिस विभाग की जो जवान हैं 6 की संख्या में सभी निकले और हमारे कुछ पटवारी भी थे उसमें। और जब वहाँ हम पहुँचे तो कनई गांव में 3 ट्रैक्टर और फिर उसी प्रकार आगे अमोदा के पास 2 हाईवा जब्ती की। उसी दौरान जब हम लोग गाड़ी में थे तो एक हाईवा जो है हमारी गाड़ी को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई, तो उनका पीछा किए तो वो हाईवा आगे चली गई, उसको पकड़ नहीं पाए और
कोई हताहत नहीं है, सब नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे नाबालिग लोग गाड़ी को चला रहे थे। जितनी गाड़ियां जब्ती हुई हैं, 9 ट्रैक्टर, 4 हाइवा और 1 जेसीबी मशीन जब्ती हुई है। जांजगीर चांपा पुलिस ने भैंसो गांव के सरपंच सहित 5 लोगों को मारपीट और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला झूलन गांव का है। आरोप है कि सरपंच आकाश सिंह ने जमीन पर कब्जे के लिए एक परिवार पर हमला किया। अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन खेत पर यहां पर जुताई की। घटना 19 जून की है। पामगढ़ थाना पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई थी। एसपी की फटकार के बाद पामगढ़ पुलिस हरकत में आई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। भरत कश्यप से खेती किसानी और अन्य पारिवारिक कार्यों से 3.5 लाख रुपए उधारी लिया था तथा साथ ही उधारी की रकम चुकता करने तक अपने खेत को बोने खाने के लिए आरोपीगण को दिया हुआ था। दिनांक 19/6/2020 को आरोपी भरत कश्यप के साथ ही गांव के सरपंच आकाश से और अन्य 4-5 लोगों द्वारा प्रार्थी के साथ आकर पैसा वापस नहीं किए हो कहते हुए मारपीट किया गया था। इस वजह से प्रार्थी घायल हो गया और गंभीर रूप से घायल होने पर मामले में 325, 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। भरत कश्यप, आकाश सिंह और अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसके संबंध में भी पतासाजी की जा रही है। धमतरी जिले में लगातार अवैध रेत खनन की शिकायत पर कलेक्टर ने रेत ठेकेदार को नियम के तहत काम करने की हिदायत दी है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि किसी भी तरह की मनमानी या दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कलेक्टर ने खनिज विभाग के साथ राजस्व अमले को भी अवैध खनन पर लगाम लगाने के निर्देश जारी कर दिए। बता दें आपको कि धमतरी जिला महानदी का उद्गम क्षेत्र है, जिसके चलते जिले में रेत खदानों की संख्या काफी अधिक है और शासन की गाइडलाइंस के हिसाब से 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक सभी रेत खदानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके रेत खदानों में अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही हैं। हमारे जिले में अवैध रेत का उत्खनन नहीं होगा। खासकर ये 15 अक्टूबर तक तो पूरा बैन है और रेत की क्राइसिस होगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी अवैध उत्खनन नहीं होगा। पहले क्या माइनिंग डिपार्टमेंट के ही भरोसे पूरा काम चल रहा था। मैंने इस बार जो है सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी इस काम में लगाया है और जल्दी ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी करके मैं इसको बताऊंगा जिसमें पटवारी और नीचे के स्तर के भी लोगों को करना है। कोल ब्लॉक निजीकरण के खिलाफ एससीसीएल कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल 4 जुलाई तक चलेगी। कर्मचारी यूनियन के मुताबिक कोयला राष्ट्रीय संपदा है। सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसका निजीकरण कर रही है, जिसका एससीसीएल कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। हड़ताल से पहले यूनियन की एससीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति नहीं बनने से हड़ताल पर जाने का इन्होंने फैसला ले लिया। कोरबा में कोल ब्लॉक निजीकरण के खिलाफ कोल कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। कोल कर्मचारियों ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन किया और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। कोल कर्मचारी यूनियन के मुताबिक केंद्र सरकार कोल ब्लॉक की नीलामी करके राष्ट्रीय संपत्ति निजी हाथों में दे रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। उनका ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बिलासपुर में प्रेम प्रसंग के चलते डबल मर्डर की वारदात हुई। बेटी को भगा ले जाने से गुस्साए लड़की के परिजन ने प्रेमी और उसके पिता का कत्ल कर दिया। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के कर्रा गांव की है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी सोनू का पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवार वालों में इसके कारण आए दिन विवाद होते थे और इसी बीच सोनी लड़की को भगा कर ले गया, जिससे गुस्साए लड़की के भाइयों ने पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा इनकी नाबालिग जो भतीजी है उनके साथ छेड़खानी करने को लेकर दोनों पक्ष में वाद विवाद की स्थिति निर्मित थी, लेकिन थाना में सूचना इनके द्वारा नहीं दिया गया था और कल वाद विवाद रात में बढ़ता गया और सुबह उसी वाद विवाद में इन तीनों भाइयों के द्वारा दिलीप केवट, धर्मेंद्र केवट, मनोज केवट के द्वारा सेवालाल केवट और सोनू केवट को टंगिया जैसे धारदार हथियार से मारपीट कर हत्या कर दी गई है। अभी इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रदेश से 72 नए मामले सामने आए हैं।
रायपुर में 17, बेमेतरा में 12, जगदलपुर में 10, बिलासपुर में 9 मरीज मिले हैं, तो वहीं बलरामपुर में 7, जांजगीर में 5, दंतेवाड़ा में 4, सरगुजा से 3 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, कांकेर और बालोद में एक मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस तरह छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 3013 हो गई है। महासमुंद पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कामयाबी मिल रही है। पुलिस एक बार फिर बड़ी मात्रा में गांजा जब्त करने में कामयाब रही। 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 11,70,000 रुपए का 1 क्विंटल गांजा पकड़ा। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक महासमुंद में ओडिशा से लगातार गांजा सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस ने जब पिकअप वाहन की जांच की तो उसकी छत पर एक चैम्बर मिला जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था। पकड़े गए सभी आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। पर उन्होंने एक बाकायदा चैम्बर बनाया हुआ था जिसको हमने तस्दीक की, खुलवाया तो उसमें हमें 1 क्विंटल 17 किलो गांजा मिला है और इसकी कुल कीमत 11,70,000 रुपये है और एक पिकअप मिली है और साथ में एक मोबाइल मिला है। एक नकदी रकम है 2200 रुपये की। कुल जुमला राशि है 17,75,200 रुपये और इसमें 2 आरोपी हैं। ये लोग पदमपुर उड़ीसा से आ रहे थे और रायपुर की ओर जा रहे थे। दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। एक मोहित कौशल है जो पंडरी रायपुर का है, दूसरा शंकर भोजवानी गुड़ियारी रायपुर का है। कोरोना काल में इन दिनों भारतीय रेलवे एक से बढ़कर एक प्रयोग करने में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले सुपर एनाकोंडा नाम से 177 डिब्बों वाली मालगाड़ी चलाने के बाद अब रेलवे ने एक और बड़ा प्रयोग किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गुरुवार को 2,773 मीटर यानी कि करीब 2.25 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर निरीक्षण किया। रेलवे की ओर से इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। इस मालगाड़ी में 251 डिब्बे, 9 इंजन और 4 वैन गार्ड लगे हैं। इसके बीच में 4 इलेक्ट्रिकल इंजन लगाए गए हैं। ये भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब इतनी लंबी मालगाड़ी पटरियों पर दौड़ रही है। तो आप देखिए, इसका अंदाजा लगाइए। 2.25 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है, जिसमें 9 इंजन है, 4 वैन गार्ड है और 251 डिब्बे। 3 लोडेड रेक को एक साथ संयोजित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के बाद पुनः दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा 4 एमटी रेक को एक साथ संयोजित करके नागपुर डिवीजन से बिलासपुर डिवीजन के मध्य परिचालित किया गया और जिसे कोरबा तक पहुंचाया गया। ज्ञात हो कि यह इंडियन रेलवे में पहली बार हो रहा है कि एक साथ 4 रेक को संयोजित किया गया हो। इस सुपर लॉन्ग हॉल का नाम शेषनाग दिया गया है, जिसमें कि 251 वैगन शामिल हैं और जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। और मुंबई से खबर, जहां मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। कुछ देर पहले ये दुखद खबर मिली है। वह 71 साल की थी और कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ है। मुंबई में बताया जा रहा है सरोज खान को बीते दिनों हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 20 जून को उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। हालांकि कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। देर रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और आज सुबह उनका निधन हो गया। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उनका कोविड टेस्ट कराया गया था और परिवार से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया था कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक आज सुबह उनकी निधन की खबर मिली। फिलहाल सरोज खान का अंतिम संस्कार शुक्रवार को यानी आज मलाड के मालवाड़ी में होगा।